हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी की पाठशाला में स्वागत है। जो भी विद्यार्थी पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग जो आगामी परीक्षा है एएलपी की, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण भूगोल विषय के क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो ये क्वेश्चन तो सभी लोगों को पता ही होगा कि भारत विश्व का 7वां बृहत्तम देश है। तो भारत जो है विश्व का 7वां बृहत्तम देश है। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं। एक विकल्प दिया गया है 5वां, 6वां, 7वां और पहला। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा 7वां। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि भारत से कौन कौन से देश बड़े हैं। तो भारत से बड़े देश हैं, सबसे बड़ा देश है विश्व का रूस। तो रूस जो देश है यह यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में इसका विस्तार पाया जाता है। रूस के बाद आता है कनाडा। तो कनाडा जो है ये उत्तरी अमेरिका का एक देश है, तो जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसके बाद कनाडा के बाद स्थान आता है चीन का। चीन, फिर इसके बाद यूएसए या इसे ही अमेरिका कहा जाता है। यूएसए चौथे नंबर का सबसे बड़ा देश है। फिर इसके बाद ब्राज़ील और 5वें नंबर का देश है ब्राज़ील। 6ठे नंबर का देश है ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद नंबर आता है भारत का। तो ये भारत जो है विश्व का 7वां बृहत्तम देश है। और 8वां जो बृहत्तम देश है वो है अर्जेंटीना। विश्व का 8वां बृहत्तम देश है। इसी प्रकार से कजाकिस्तान जो है ये विश्व का 9वां बृहत्तम देश है। तो क्वेश्चन दिया गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो विश्व में भारत जो है 7वां बृहत्तम देश है, तो जिसका क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। इसी प्रकार से इसमें और महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं। तो जो भारत है, भारत का कुल स्थल मंडल का क्षेत्रफल है 2.43%। इसी प्रकार से जब स्थल मंडल और जल मंडल को दोनों को सम्मिलित किया जाता है तो भारत का क्षेत्रफल आता है पूरे भूमंडल का 0.57%। तो ये हो गए भारत के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो जनसंख्या है उसकी उस क्षेत्र के आधार पर कितनी है, ये इस संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व का क्षेत्रफल है 2.4%, किंतु पूछा गया है कि जो जनसंख्या है वो भारत में कितनी निवास करती है। तो 2011 की जो जनगणना है उसके आधार पर संपूर्ण मानव जाति की जो जनसंख्या है वो 17.5% भारत में निवास करती है, किंतु जो यूएन रिपोर्ट आई है 2023 में उसके आधार पर भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग पहुंच गई है 18.5%। यूएन रिपोर्ट जो 2023 में आई है उसके आधार पर भारत की जनसंख्या है विश्व की 18.5%, किंतु यदि 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा तो उसमें भारत की जनसंख्या है 17.5%। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अक्षांशों से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं पाई जाती हैं। तो ये एक हम लोग पृथ्वी का डायग्राम बनाते हैं। तो इस प्रकार से
ये हो गई, इसे कहा जाता है विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में जब हम लोग जाते हैं तो इसमें 90 अक्षांश पाए जाते हैं। इसी प्रकार से दक्षिण में जब जाते हैं तो इसमें भी 90 अक्षांश पाए जाते हैं। तो 90 + 90 + 1, तो टोटल अक्षांश हो जाते हैं 90 + 90 + 1, तो टोटल अक्षांशों की संख्या हो जाती है 181, 181। किंतु प्रश्न में पूछ रहा है कि अक्षांश रेखाएं कितनी पाई जाती हैं। तो जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, तो ये बिंदु के रूप में है, रेखा के रूप में नहीं है। तो इसमें उत्तरी ध्रुव माइनस हो जाएगा और दक्षिणी ध्रुव का जो बिंदु है वो माइनस हो जाएगा। तो अक्षांश रेखाएं, क्योंकि जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हैं, यहाँ पर रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं, तो जिसके कारण कुल अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं पृथ्वी पर 179। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें 179 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसको हम लोग भारत के डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो हमारे साथ आप लोग भी भारत का मानचित्र बनाइए। अगर मानचित्र से समझेंगे चीज़ों को तो बहुत ही आसान हो जाएगा भारत के भूगोल विषय को पढ़ना। तो ये बन गया भारत का मानचित्र। ऐसे गुजरती है भारत के मध्य से 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा। तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी कर्क रेखा है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पश्चिम में पड़ता है गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इधर पड़ता है झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य पड़ते हैं त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तो इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं गुजरात, मणिपुर, मिजोरम और झारखंड। तो गुजरात से तो होकर गुजरती है, मिजोरम से भी होकर गुजरती है और झारखंड से भी होकर गुजरती है, नहीं होकर गुजरती है मणिपुर से। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब भारत के 4 सुदूरस्थ बिंदु सबसे पहले हम लोगों को देखने होंगे। तो उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो भारत का सबसे जो पूर्वी बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, जिसे कहा जाता है किबिथू। किबिथू। इसी प्रकार से भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है उसे कहा जाता है गौर माथा या गुहार मोती के नाम से जाना जाता है, तो जिसकी अवस्थिति है गुजरात प्रांत में। इसी प्रकार से भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, मुख्य स्थलीय भूमि का, वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो स्थल है, इसकी अवस्थिति तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। किंतु जब द्वीपों को सम्मिलित कर लिया जाता है तो सबसे भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, जिसकी अवस्थिति सियाचिन ग्लेशियर में पाई जाती है। सियाचिन ग्लेशियर में पाई जाती है। तो ये इसमें विकल्प दिए गए हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, किबिथू और गौर माथा। तो इंदिरा पॉइंट हो गया भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी बिंदु है। यही क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो इसमें हम लोगों ने इस क्वेश्चन के माध्यम से भारत के चारों सुदूरस्थ बिंदुओं को देख लिया है। तो इसमें विकल्प बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत के मानक समय से संबंधित है। तो इसमें पूछा गया है कि भारत की जो मानक समय रेखा है किस शहर से होकर
नहीं गुजरती है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे मानक समय रेखा के बारे में। तो पहले फिर से एक हम लोग भारत का मानचित्र बनाएंगे। भारत का मानचित्र बनाएंगे, तो आप लोग भी मेरे साथ बनाइए। ये है 82.5 देशांतर रेखा। तो 82.5 जो पूर्वी देशांतर रेखा है, इसके माध्यम से भारत के समय का निर्धारण किया जाता है। तो ये भारत के 5 प्रांतों से होकर गुजरती है। सबसे उत्तर में पड़ता है उत्तर प्रदेश, यूपी, फिर मध्य प्रदेश, एमपी, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से होकर भारत की जो मानक समय रेखा है होकर गुजरती है। तो इसमें 3 महत्वपूर्ण शहर पड़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है नैनी, उत्तर प्रदेश का नैनी शहर इसी पर अवस्थित है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ का जगदलपुर शहर, जगदलपुर शहर की अवस्थिति मानक समय देशांतर रेखा पर ही है। इसी प्रकार से राजमुंद्री शहर जो है आंध्र प्रदेश का, राजमुंदरी, तो राजमुंदरी शहर की भी अवस्थिति 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा पर ही देखने को मिलती है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत की मानक समय रेखा किस शहर से होकर नहीं गुजरती है। तो नैनी से होकर गुजरती है, जबलपुर से नहीं गुजरती है, जगदलपुर से गुजरती है और राजमुंदरी से होकर गुजरती है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस शहर से होकर नहीं गुजरती है। तो इसमें विकल्प बी सही हो जाएगा, विकल्प बी। तो जबलपुर से होकर मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित क्वेश्चन, तो जिसमें पूछा गया है कि पाकिस्तान के साथ कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है। तो इसको भी हम लोग पहले देख लेते हैं कि भारत के साथ पाकिस्तान के साथ जो भारत के राज्य सीमा बनाते हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो ये ऐसे बनता है, राजस्थान, ऐसे ये हो गया जम्मू कश्मीर। तो राजस्थान यहाँ पर ऐसे बनता है, गुजरात प्रांत। तो जो पाकिस्तान है उसकी सीमा रेखा लगती है लद्दाख से, सबसे उत्तर में लद्दाख प्रांत से, फिर इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर से सीमा लगती है, फिर यहाँ पर लगती है पंजाब के साथ, राजस्थान के साथ और गुजरात के साथ। 5 राज्यों के साथ पाकिस्तान की सीमा साझा होती है। तो इसमें विकल्प दिया गया है कि पाकिस्तान के साथ कौन से राज्य सीमा नहीं बनाते हैं। तो राजस्थान सीमा बनाता है, लद्दाख सीमा बनाता है, जम्मू कश्मीर सीमा बनाता है, तो महाराष्ट्र राज्य सीमा नहीं बनाता है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। तो पाकिस्तान जो है भारत के साथ 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत को भौतिक विशेषताओं के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो जो भारत है भौतिक विशेषताओं के आधार पर सबसे उत्तर में जो संरचना अवस्थित है उसे कहा जाता है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के दक्षिण में अवस्थित है विशाल मैदान। विशाल मैदान जो है इसका निर्माण हुआ है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से इस मैदान का निर्माण हुआ है। फिर सबसे दक्षिण में जो संरचना अवस्थित है जिसे कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो है ये भारत की तीसरी भौतिक विशेषता है और प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व और पश्चिम में तटीय मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो भारत को भौतिक विशेषताओं के आधार पर मुख्यतः 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसको भी हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। फिर से भारत का मानचित्र बनाते हैं। सबसे
सबसे उत्तर में अवस्थित है हिमालय, इसे ही कहा जाता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हिमालय। फिर मध्य में अवस्थित है हिमालय की गिरिपथ से लेकर प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा तक विशाल मैदान का विस्तार पाया जाता है। विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, ये भारत की दूसरी भौतिक विशेषता है। इसी प्रकार से ऐसे पाया जाता है, ये है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व और पश्चिम में तटीय मैदान का विस्तार पाया जाता है, तो जिसे कहा जाता है पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान। तो भारत को भौतिक विशेषताओं के आधार पर मुख्यतः 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक हो गया हिमालय, दूसरा हो गया विशाल मैदान, तीसरा हो गया प्रायद्वीपीय पठार, चौथे में सम्मिलित किया जाता है पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, साथ ही साथ इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है भारत के जो द्वीप समूह हैं उनको भी। तो भारत को भौतिक विशेषताओं के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जाता है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कंचनजंगा शिखर किस राज्य में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन से संभवतः सभी लोग वाकिफ होंगे या सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर पता होगा। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल। तो कंचनजंगा जो शिखर है इसकी अवस्थिति भारत का जो सिक्किम राज्य है वहाँ पर इसकी अवस्थिति पाई जाती है। तो सही विकल्प हो जाएगा सिक्किम। तो सिक्किम राज्य में कंचनजंगा शिखर की अवस्थिति पाई जाती है। यह वर्तमान में भारत का सर्वोच्च शिखर है। भारत का सर्वोच्च शिखर है। किंतु यदि पीओके को भी भारत में सम्मिलित कर लिया जाता है, पीओके को जो पाक अधिकृत कश्मीर है, पीओके को अगर भारत में सम्मिलित कर लिया जाता है तो भारत की सर्वोच्च चोटी हो जाती है K2, तो जिसे ही कहा जाता है गाडविन आस्टीन। गाडविन आस्टीन भारत की सर्वोच्च चोटी हो जाती है, तो जिसकी अवस्थिति काराकोरम श्रेणी में पाई जाती है। काराकोरम, तो काराकोरम जो श्रेणी है ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो ये हो गए महत्वपूर्ण तथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अरावली श्रेणी का विस्तार किस राज्य में नहीं पाया जाता है। तो विकल्प दिए गए हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली। तो 4 विकल्प दिए गए हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली। तो सबसे पहले अरावली श्रेणी बनाते हैं। तो अरावली जो श्रेणी है इसका विस्तार गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली कटक तक या दिल्ली रिज तक इसका विस्तार पाया जाता है। दिल्ली कटक तक इसका विस्तार पाया जाता है लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में। तो इसमें राज्य पड़ते हैं गुजरात, सबसे दक्षिण में गुजरात, फिर राजस्थान और दिल्ली। 3 राज्यों में अरावली श्रेणी का विस्तार पाया जाता है। तो विकल्प दिए गए हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली। तो पूछा गया है क्वेश्चन में अरावली श्रेणी का विस्तार किस राज्य में नहीं पाया जाता है। तो नहीं पाया जाता है मध्य प्रदेश में। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्रों से संबंधित क्वेश्चन है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है। तो रोहतांग दर्रा जो है इससे सभी लोग लगभग वाकिफ होंगे इस क्वेश्चन से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है प्रायः लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर ही कर लेंगे।
तो देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो जो रोहतांग दर्रा है, तो रोहतांग दर्रा ये मनाली से लगभग 51 किलोमीटर की दूर पर अवस्थित है। तो 51 किलोमीटर मनाली से ये दूर अवस्थित है। तो ये पीर पंजाल जो श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी पर यह दर्रा पाया जाता है। पीर पंजाल जो श्रेणी है ये मध्य या लघु हिमालय का हिस्सा है। तो पीर पंजाल श्रेणी पर रोहतांग दर्रा पाया जाता है। रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे की अवस्थिति पाई जाती है। रोहतांग दर्रे के अतिरिक्त बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा, इसी प्रकार से देवसा दर्रा और सिपकीला दर्रा इत्यादि हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रे हैं। सिपकीला दर्रा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रामगंगा नदी गंगा नदी में कहाँ मिलती है। तो रामगंगा जो नदी है यह गंगा की बाएं तट की सहायक नदी है, जो कन्नौज के निकट गंगा नदी में आकर मिलती है। तो विकल्प दिए गए हैं बरेली, शाहजहांपुर, कन्नौज और फतेहपुर। तो कन्नौज के निकट आकर रामगंगा नदी गंगा नदी में आकर मिलती है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत की राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि भारत की महामहिम जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी किस जनजाति से संबंधित हैं। तो जो राष्ट्रपति हैं वो संथाल जनजाति से संबंधित है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन दिया गया है जलप्रपात से संबंधित। तो विकल्प क्वेश्चन दिया गया है शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है। तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है ये कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर अवस्थित है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात की अवस्थिति पाई जाती है, जो कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा किस राज्य में सबसे पहले होती है। तो भारत की जो सबसे प्रमुख वर्षा है वो प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा, तो जो केरल राज्य में सबसे पहले पहुंचती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा केरल राज्य में सबसे पहले भारत को वर्षा प्राप्त होती है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई से संबंधित विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प दिया गया है 15,020 किलोमीटर, दूसरा विकल्प दिया गया है 15,002 किलोमीटर, तीसरा विकल्प दिया गया है 15,000 किलोमीटर और चौथा विकल्प दिया गया है 15,200 किलोमीटर। तो इसमें सही विकल्प है 15,200 किलोमीटर। भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर और भारत की जो जलीय सीमा रेखा है उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। किंतु यदि द्वीपों को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो भारत की जलीय सीमा रेखा की लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। ये हो गए अन्य तथ्य। तो भारत की स्थलीय सीमा की रेखा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो विकल्प दिए गए हैं उत्कल का मैदान, कोंकण का मैदान, कोरोमंडल तट का मैदान और मालाबार तट। तो उड़ीसा का जो मैदान है उसको उत्तरी सरकार या उत्कल के मैदान के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सरकार या इसे ही कहा जाता है उत्कल का मैदान। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो यमुना नदी जो है बंदरपुच्छ की पहाड़ियों से निकलती है। तो बंदरपुच्छ की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर अवस्थित है यमुनोत्री हिमनद। तो यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी उद्गमित होने के बाद
प्रयागराज में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। तो ये हो गए एएलपी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ज्योग्राफी विषय के क्वेश्चन। ऐसे ही हम लोग कई वीडियो में भारत के भूगोल के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं उनको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।